बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे द्वितीयक समूह, अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। चार्ल्स कूले कहते हैं कि प्राथमिक समूह की जब अवधारणा की बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हुआ था। द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, जीवन में औपचारिकताएं आ जाती हैं, सामाजिक जटिलता में वृद्धि होती है, वहाँ द्वितीयक समूह का जन्म हुआ है। जहाँ तक द्वितीयक समूह की अर्थ और परिभाषा की बात है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे होमन्स और किंग्सले डेविस की डेफिनेशन। डेविस ने कहा द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात जो समूह प्राथमिक नहीं है वो क्या है, द्वितीयक समूह कहलाता है। बीरेस्टेरेट ने कहा वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है। ऑकबर्ट निमकॉफ कहते हैं द्वितीयक समूह से कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। इसी तरह से हम बात करेंगे लुंडबर्ग की, और लुंडबर्ग कहते हैं द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिसमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक है, हित प्रधान है एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये सारी डेफिनेशन देखने के बाद जो बात समझ आती है आगे वो ये है कि द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति के नहीं, सीट से संबंध रहते हैं। अर्थात व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना या आवश्यक नहीं होता है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं होती है। ये संबंध अनौपचारिक होते हैं, जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित, अस्थायी प्रकार के, विशेष हितों पर आधारित और स्थानांतरणीय होते हैं। अर्थात यहाँ एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आसानी से शिफ्ट हो जाता है। ये समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। उद्देश्य पूर्ति होने पर या तो ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं या इनका स्थान दूसरे व्यक्ति ले लेते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है। इसमें परिस्थितियों का उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। ऐसे समूह के सदस्य अपने आप को दृढ़ भावात्मक संबंधों में बंधा हुआ नहीं पाते हैं। अर्थात संबंध नाममात्र के होते हैं। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और दूसरों के हित को अपना हित समझने की प्रवृत्ति इस समूह में नहीं होती है। इसलिए विशेष नियमों के आधार पर ही इस समूह की सदस्यता प्राप्त होती है। द्वितीयक समूह का आकार और क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। इसमें सदस्यों की संख्या हजारों और लाखों तक हो सकती है। संचार के माध्यम द्वारा सदस्यों से संपर्क स्थापित किया जाता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अर्थात अंतःक्रिया की आवृत्ति इनकी नहीं हो पाती है। इन समूहों में व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके कार्य को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बच्चों सभी द्वितीयक संपर्क समझौते की प्रकृति पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के संपर्क में सदस्य समझौते की शर्तों में बंधे होते हैं। सदस्यों के व्यवहार में औपचारिकता पाई जाती है। नियम एवं विधियों एवं परंपराओं पर आधारित व्यवहार होता है और इनके आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। बच्चों सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य समझौते की शर्तों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन समूहों का संगठन योजनाबद्ध प्रकार का होता है। अर्थात ये जानबूझकर बनाए जाते हैं।
द्वितीयक समूह का सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों के समूह के प्रति कुछ अपनत्व, त्याग एवं निष्ठा का भाव हो। इसके अभाव में कोई भी विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ या राजनीतिक दल पूर्ण कुशलता के साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए डेविस कहते हैं कि समूह में निष्ठा, एकात्मकता अपने आप विकसित नहीं होती है। संचार के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति दूसरे से में विकसित होता है और विशेष रूप से ऐसे संचार के द्वारा जो निकट व्यक्तिगत संबंधों में पाया जाता है। इस कारण बड़े द्वितीयक समूह के अस्तित्व के लिए प्राथमिक समूह क्या हो जाता है? अनिवार्य होता है। आज प्राथमिक समूह के में मैं के स्थान पर व्यक्ति हम की भावना से प्रेरित होता है। यहाँ व्यक्ति में अनेक मानवोचित गुण जैसे प्रेम, सहयोग, त्याग, सहानुभूति आदि का विकास होता है और जिनकी आवश्यकता द्वितीयक समूह में भी रहती है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति का समाजीकरण उत्तमता के साथ हुआ है तो वहाँ द्वितीयक समूह में कार्य संचालन में अधिक सफल हो सकता है, अधिक सक्रियता के साथ उसमें भाग ले सकता है। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए चार्ल्स कूले ने परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूहों को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय माना है। फिर इसके बाद हम करेंगे द्वितीयक समूह की विशेषताएं। द्वितीयक समूह की विशेषताओं की जहाँ तक चर्चा है, बात है, तो हम कहेंगे द्वितीयक समूह, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, पॉइंट्स में देखते हैं, ये समूह जानबूझकर उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। पहली बात, निर्माण इनका उद्देश्यों पर आधारित होता है। समूह के सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जाने ये जरूरी नहीं है। समूह में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह की तुलना में प्राथमिक समूह की तुलना में विस्तृत होते हैं। ये समूह के जीवन के किसी एक पहलू से ही संबंधित होते हैं। समूह के सदस्यों को उत्तरदायित्व सीमित होता है। संविदा पर आधारित, समझौते पर आधारित संबंध होते हैं। संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। व्यक्ति के स्थान पर परिस्थिति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इनमें संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। टच एंड गो वाला, छू और जाओ वाला संबंध पाया जाता है। और अंतिम बात जो है वो ये है कि ये समूह के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर ही बनते हैं। जैसे ही आवश्यकताएं पूरी होती है ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम करेंगे सामाजिक द्वितीयक समूह, इसका प्रकार्यात्मक और अप्रकार्यात्मक पक्ष। पहले हम कर रहे हैं प्रकार्यात्मक पक्ष की बात। सभ्यता के विकास के साथ साथ द्वितीयक समूह की संख्या भी बढ़ती जा रही है। विकास इसमें कहेंगे हम। और द्वितीयक समूह में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? सदस्यता ग्रहण करता है। इसके माध्यम से विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है व्यक्ति की, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसको सफलता प्राप्त करने एवं व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने, अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए द्वितीयक समूह की सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी होती है। विभिन्न प्रकार के द्वितीयक समूह के माध्यम से ही अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को बढ़ा पाता है और राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है जहाँ इनका विकास हो पाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर जो भी बनते हैं वो सब एक विशेष अध्ययन करने के बाद ही बन पाते हैं। विशेषीकृत ज्ञान धारण करना होता है उनको, तब वो बनते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्य होने के कारण ऐसा हो पाता है। सामाजिक जीवन में द्वितीयक समूह का महत्व। बच्चों, सामाजिक जीवन में द्वितीयक समूह प्रगति और परिवर्तन में सहायता करते हैं। ये समूह सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समाज में प्रगति को बढ़ावा देते हैं। भाई भतीजावाद से सीमा एक हद तक से कुछ सीमा तक मुक्त होता है और प्रथाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों से छुटकारा प्राप्त करता है। इन समूहों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से परिचित होता है
अच्छे कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और उससे प्रेरणा लेकर प्रोत्साहित होकर वो भविष्य के प्रति क्या हो जाता है, आशान्वित हो जाता है। दूसरी बात है, व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। ये समूह मतलब द्वितीयक समूह व्यक्ति और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, व्यक्ति में विवेक को जागृत करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, सहायता करते हैं और इन समूह के माध्यम से व्यक्ति में अनेकों अधिकारों के प्रति सजग रहने की भाव भी विकसित हो पाते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। बच्चों, ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचय कराते हैं, कर्मठ बनाते हैं, श्रम का पुरस्कार देकर उसे प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए प्रयास किया जाता है। समूह व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता को डेवलप करता है, गतिशीलता में वृद्धि करता है और इस तरह से व्यक्ति को उदार, दयालु, सहिष्णु बनाता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। बच्चों, आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से क्या किया जाता है, समाज में नियंत्रण बनाए रखा जाता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ि, धर्म आज विविधतापूर्ण जटिल समाजों में प्रभावशाली से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए पुलिस, प्रशासन, अदालत और कानून के जो संगठन हैं उनके माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूहों के अपकार्य या दोष। बच्चों, द्वितीयक समूह सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से पूर्णतः प्रकार्यात्मक है। वास्तविकता यह है कि इनका अपकार्यात्मक पक्ष भी है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिकरण, जनसंख्या में वृद्धि होने से महानगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक समूह के योग से वृहद समाज का रूप उभर कर सामने आया है। इसलिए इन महानगरों में द्वितीयक समूह की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। यहाँ चारों ओर भीड़ भड़क्का, लोग भीड़ में एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं, लेकिन भीड़ में होने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को अकेला और सूना महसूस करता है। आत्मीयता का अभाव यहाँ पर पाया जाता है और ऐसा लगता है यहाँ कोई अपना और कोई पराया नहीं है। इस संदर्भ में बियरस्टेट ने कहा भी है, सर्वप्रथम महान फ्रेंच समाजशास्त्री माइल दुर्किम के द्वारा कि उनमें आत्महत्या की मात्रा सर्वाधिक होती है जिनके प्राथमिक समूह संबंध समाज से क्या हो जाते हैं, सर्वाधिक शिथिल होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये द्वितीयक समूह के जो दोष हैं उनकी चर्चा भी हमने की। अंत में हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक संबंधों का अत्यधिक महत्व है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति अधिक घनिष्ठता एवं आमने सामने के व्यक्तिगत संबंधों से एक दूसरे से इस प्रकार बंधा रहता है कि वह अपने जीवन में एकाकीपन का अनुभव नहीं करता, अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करता है। इस तरह से बच्चों, हम ये लास्ट में कहेंगे कि द्वितीयक समूह इस स्थिति में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकर एवं आवश्यक है और यही कारण है कि बड़े बड़े द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह बन जाते हैं, जो मित्रों के समूह बन जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के संपूर्ण बातचीत करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जटिल समाजों में द्वितीयक संबंधों का विकास न तो प्राथमिक समूह की आवश्यकता को कम करता है और न ही इसकी सदस्यता को। तो बच्चों, आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।